जय हिंद दोस्तों। तो आज हम प्राचीन इतिहास में महाजनपद एवं साम्राज्य तीसरा चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम महाजनपदों का उदय और 16 महाजनपद देखेंगे कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख क्षेत्र और राजधानियों के बारे में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जन क्या था। जन क्या था? वैदिक काल के प्रारंभ में छोटे से छोटे जो कबीले को जन कहते थे। वैदिक काल के समय में छोटे छोटे गांव या कबीले जो टाइप के होते थे, एक स्मॉल लेवल का, जैसे ग्राम पंचायत आज की तारीख में मान लीजिए, या छोटा कबीला होता था कम जगह में, तो उसे जन कहते थे। जन में एक ही समूह के कबीले के लोग रहते थे, एक ही समूह होता था। जन में लगभग एक ही समूह के लोग रहते थे, एक ही कबीले के लोग, यानी दूसरे जो है समूह के लोग नहीं रह सकते, दूसरे ग्रुप के लोग उसमें नहीं रह सकते थे। एक ही समूह के लोग रहेंगे, एक ही ग्रुप के लोग उसमें रहेंगे। इनका जीवन जो मुख्यतः था वो पशुपालन, कृषि, जंगलों पर निर्भर था, सामूहिक जीवन पर निर्भर आधारित था। उदाहरण के लिए ऋग्वैदिक काल में भरत, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुयुम और जनों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में भरत, पुरु और यदु, तुर्वस जैसे उल्लेख मिलते हैं। अब हम देखेंगे जन से जनपद कैसे बना, मतलब एक छोटे से कबीले से जनपद कैसे बना। समय के साथ साथ जीवन बदलने लगा, जाहिर सी बात है। जाहिर जब समय के साथ साथ जीवन बदलेगा तो परिवर्तन होगा जरूर। और मुख्य परिवर्तन जो हुआ वो पशुपालन, कृषि, अस्थायी निवास से हुआ, क्षेत्र पर अधिकार से हुआ। और जब लोग एक निश्चित क्षेत्र से अस्थायी रूप से रहने लगे तो उस क्षेत्र को जन का पद यानी जनता का पद कहा जाने लगा, निवास का क्षेत्र कहा जाने लगा, जिससे जनपद का निर्माण हुआ। इसी शब्द से जनपद बना। जन यानी जन, जन प्लस पद बराबर जनपद, अर्थात किसी जन का निश्चित क्षेत्र, मतलब किसी जन का निश्चित क्षेत्र। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बच्चों को समझानी है कि पहले पश्चात पहचान के लोग समूह में थे। पहले जो है एक ही ग्रुप के लोग रहते थे। अब जन के बाद भूमि से पहचान होने लगी, यानी अब इनकी पहचान जो थी पहले एक कबीले से होती थी सिर्फ, अब एक भूमि से होने लगी। और आगे फिर है कि महाजनपद कैसे बना। अब देखिए, हमने देखा कबीले से जन बना, फिर जन से जनपद बना, जन पे अब इससे देखेंगे महाजनपद कैसे बना। मतलब कबीला जो था वो जन था, फिर जन से जनपद बना, फिर जनपद से अब महाजनपद कैसे बना, इसको हम विस्तार रूप से देखेंगे। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर में कई छोटे छोटे जनपद विकसित हो चुके थे। मतलब कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है हम देखेंगे तो उत्तर भारत में कई ऐसे छोटे बड़े जो है जनपद थे वो विकसित हो चुके थे पहले से ही। इसमें कृषि बढ़ी थी, जनसंख्या का की बढ़ोतरी हुई थी, लोहे के औजारों का इस्तेमाल बढ़ गया, जंगल साफ करके खेती करने लगे, व्यापार में बढ़त आई, नगरों का विकास हुआ, राजाओं की शक्ति इसमें बढ़ी, उसमें राजाओं की शक्ति कम थी, इसमें बढ़ी। और छोटे राजाओं के बीच संघर्ष होने लगे, पहले ऐसा संघर्ष नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे महाजनपद की ओर बढ़ने लगे लोग तो राजाओं में भी संघर्ष होने लगे। फलस्वरूप कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे क्षेत्र का अपना प्रभाव बढ़ा लिया। यानी कि रिजल्ट क्या आया कि जो कुछ दूसरे शक्तिशाली जनपद थे तो वो दूसरे की तरफ अपना प्रभाव आकर्षित करने लगे, अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। इस प्रकार बड़े और शक्तिशाली राज्य विकसित हुए। यानी कि इस प्रकार से ही बड़े और शक्तिशाली राज्य विकसित हुए। मतलब जो पहले
छोटे से लेवल में रहते थे, उनको ज्यादा जमीनें चाहिए थी, फिर और ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, फिर ऐसे ऐसा करते करते एक राज्य की स्थापना करने लगे। यानी पहले एक छोटा सा गांव, गांव से फिर जन से महाजनपद बन गया, महाजनपद के बाद राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार बड़े और शक्तिशाली राज्य विकसित हुए जिन्हें कहा गया महाजनपद। यानी जन, फिर देखिए मैं आपको बता रहा था, जो मैंने बताया था वही देखिए यहाँ पे है। पहले ये जन बना, फिर जनपद बना, फिर शक्तिशाली जनपद बने, फिर महाजनपद बने, जिसे एक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और महाजनपदों के जो उदय के प्रमुख कारण है, जब पूछा जाएगा एसएससी में, देखिएगा, लोहे का बढ़ना उपभोग जो है, इसमें लोहे की बढ़त हुई, औजारों का निर्माण हुआ, जंगल काटना आसान हुआ, कृषि भूमि में बढ़त हुई, एग्रीकल्चर का विस्तार होता गया, इसमें उत्पादन बढ़ा, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा। विशेष रूप से गंगा घाटी के विकास का इसका बड़ा महत्व था। कृषि का विकास हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ाने से भोजन की उपलब्धता बढ़ी, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, अतिरिक्त उत्पादन पैदा हुआ, राज्य कर वसूलने लगे। राज्य, अब देखिए पहले टैक्स नहीं वसूलते थे, लेकिन बाद में टैक्सेशन सिस्टम लाया गया कि अब कर वसूला जाएगा, और कर वसूलने लगे, और ताकि राज्य का विकास हो सके। स्थायी बस्तियों का विकास कैसे हुआ, इसमें देखेंगे हम। घुमंतु जीवन कम हुआ, पहले के लोग घूम घूम कर कबीला डालते थे, यानी आज इस क्षेत्र में है, कल उस क्षेत्र में, कहीं भी कोई चीज वो लोग अपने हिसाब से डालते थे। तो बात देखिए, घुमंतु जीवन कम हुआ, इसमें घूमना कम किया, इन्होंने बंद ही कर दिया, और स्थायी रूप से गांव और नगरों में बसने लगे, एक निश्चित अपना परमानेंट एड्रेस करने लगे। पहले टेम्परेरी एड्रेस था, लेकिन बाद में ये लोग अपना परमानेंट एड्रेस रखने लगे। मतलब पहले ये घूम घूम पर, आज पता चला काशी में है तो कल मगध में मिलेंगे, फिर पांचाल में मिलेंगे, फिर इंद्रप्रस्थ में मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके ये घूम घूम के रहते थे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए। और फिर जो है इन्होंने यही योजना बनाई कि अब एक निश्चित पता पक्का रखा जाएगा। जैसे अगर इंद्रप्रस्थ में रहना है तो इंद्रप्रस्थ में ही रहेंगे, काशी कुरु पंचाल की तरफ नहीं जाएंगे, या वहां पर घूम घूम कर हम लोग नहीं रहेंगे आसपास, या और भी अन्य क्षेत्रों में, जिससे नगर बसने लगे। व्यापार और नगरों का विकास होता गया, व्यापार बढ़ने से बाजार विकसित हुए, जाहिर सी बात है व्यापार बढ़ेगा, बाजार विकसित होगा, नगर का विकास होगा, व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण बने, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्ग बनाए गए। इस काल में भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीयकरण से भी जोड़ा जाता है, यानी इस काल को हम भारत का दूसरा नगरीयकरण अगर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है इसमें। इस काल को भारतीय नगरीय का दूसरा काल भी बोला जा सकता है नगरीकरण के लिए। राजकीय संघर्ष हुआ, छोटे छोटे राजाओं के बीच युद्ध होने लगे, शक्तिशाली राज्य कमजोर होने लगे और अधीन होने लगे। जाहिर सी बात है, जो पावरफुल व्यक्ति होगा वो कमजोर के ऊपर अगर हावी हो जाएगा तो कमजोर गुलामी कराएगा ही वो, और कमजोर गुलामी करेंगे उससे। मतलब जो जिससे बड़ा होगा, इससे बड़े राज्यों का विस्तार होने लगा। इसमें बड़े राज्य बने। छठवां देखिए, राज्य प्रशासनिक शक्ति कैसे थी। राजाओं ने कर वसूली शुरू कर दी, सेना प्रशासन बनाना शुरू कर दिया, किले आदि विकसित करने लगे। इसमें बड़े राज्य को बनाए रखना संभव हुआ, इस कारण बड़े राज्यों को बनाए रखना संभव हुआ।
आइए देखते हैं हम 16 जनपदों के बारे में। महाजनपद वो कौन कौन से थे और उनके प्रमुख केंद्र और राजधानी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला था अंग। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध था जिसकी राजधानी राजगृह थी। काशी राजधानी प्रमुख केंद्र वाराणसी था। और कौशल श्रावस्ती है। वज्जी का वैशाली था। मल्ल का कुशीनगर पावा जिसके नाम से जाना जाता था। चेदी का शक्तिमती था। वत्स का कौशाम्बी था। कुरु का इंद्रप्रस्थ थी राजधानी और प्रमुख क्षेत्र। पांचाल का अहिच्छत्र था जो कांपिल्य के नाम से जाना जाता था। मत्स्य का विराटनगर था और सूरसेन का मथुरा था। अस्मक का उज्जैनी यानी आज का उज्जैन जो है वो था। इसमें देखिए जो श्रावस्ती है ये यूपी के आज के जिले हैं। वर्तमान के वाराणसी है। वैस आपका कौशाम्बी है। इंद्रप्रस्थ जो है ये आज की जो दिल्ली है इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है जो आज हमारी भारत की राजधानी है नई दिल्ली। पेटलिन पोतन है। उज्जैनी आज के उज्जैन जिले को कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला जो आपका है ये बिहार में है। कंबोज राजपुर देखिए नक्शे में कहाँ कहाँ थे ये, इसको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए कहाँ से फैला था। ये पहले अखंड भारत था। इसका खंड नहीं हुआ था, मतलब बंटवारा नहीं हुआ था। ये अखंड भारत था पहले। देखिए ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं। ये है सिंधु नदी। ये है हमारा पहला गांधार, कंबोज, मत्स्य। ये है कुरु, श्रावस्ती, अवंती, सूरसेन, बेदी, वत्स्य, चेदी। आपका पांचाल है। कौशल है। काशी है। मगध है। देखिए बिहार वाला एरिया है ये। ये देखिए बिहार वाला एरिया है मगध। ये यूपी में है। कौशल है। वज्जी है। अंग है। इसमें कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी है। आज का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान है उसमें भी है। ये जो सिंधु नदी के पास का क्षेत्र देख रहे हैं आप। इनकी विशेष बातें यही थी कि महाजनपद काल से छोटे छोटे जनपदों का उदय हुआ और ये जनपद राज्य की आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मगध आगे चलकर शक्तिशाली साम्राज्य बना। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मगध आगे चलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। तो हमने नक्शे के माध्यम से देखा कि 16 महाजनपदों की लोकेशन कहाँ कहाँ है। आइए आगे का टॉपिक देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। सोलह महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण आगे चलकर एक भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना। कौशल बड़ा ही महत्वपूर्ण था और वत्स बहुत मजबूत बहुत ही महत्वपूर्ण था। देखिए जो जो ये रेड पॉइंट है ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट राज्य थे और बड़े ही इंपॉर्टेंट 16 महाजनपदों में से एक थे जिनकी राजधानी और सब कुछ देखिए ये देख सकते हैं आप। राजधानी तक्षशिला जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जो आज के बिहार में है तक्षशिला। राजतंत्र और गणराज्य में देखेंगे हम। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। सभी महाजनपदों में एक जैसे शासन व्यवस्था नहीं थी। सभी महाजनपद जो थे वो एक जैसे शासन व्यवस्था वाले नहीं थे। मुख्यतः दो प्रकार की व्यवस्था दिखाई जाती है जो हम जानते हैं। पहला था राजतंत्र। पहला जो था वो राजतंत्र था।
यानी ऑटोक्रेसी, जहां राजा का सीधा शासन होता था, जिसमें उदाहरण के लिए मगध, कौशल, वत्स और अवंती जैसे महाजनपद शामिल थे। गण संघ व्यवस्था कहाँ कहाँ थी, जहां शासन किसी एक राजा के बजाय गण कुलीन समूह के द्वारा बनाया जाता था, यानी एक राजा के बजाय गण में हो या समूह में सत्ता बांटी गई हो। वह जो था गण संघ व्यवस्था वाला राज्य था। वज्जी और मल्ल जैसे राज्य, वज्जी संघ जो है इसमें देखते हैं, वज्जी के को विशेष रूप से हम देखेंगे, इसका जो प्रमुख केंद्र है वैशाली था। वज्जी एक गणसंघ था, इसके अंतर्गत कई गण कुल शामिल थे। इसमें तिछ लिच्छवी विशेष रूप से एक प्रसिद्ध जगह थी, लिच्छवी नाम से। बाद में मगध के शासन अजातशत्रु का संघर्ष वज्जी के संघर्ष में से हुआ, संघ से हुआ। 9 महाजनपदों में समय नगरों का विकास हुआ। इसमें इस समय जो है कई नगर विकसित हो गए, जैसे राजगृह, पाटलिपुत्र। राजगृह जो पटना में है, पाटलिपुत्र जो आज की पटना है उसी पाटलिपुत्र कहा जाता है। वैशाली है, श्रावस्ती है आज का जो जिला है, कौशाम्बी है, वाराणसी है, उज्जैनी है। जो पाटलिपुत्र है वो वर्तमान का पटना है आज की तारीख का। श्रावस्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी और वाराणसी भी उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। उज्जैनी, उज्जैन का जिला एमपी का जिला है, मध्य प्रदेश का। मथुरा भी उत्तर प्रदेश का जिला है। यह आज की तारीख का। यह नगर केवल रहने के स्थान के लिए नहीं थे, ये व्यापार, शासन और शिल्प के लिए भी जाने जाते थे। राजनीतिक केंद्र ये बने बाद में कैसे। द्वितीय नवीकरण, नगरीयकरण में आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में नगरों का विकास तीव्रता से शुरू हो गया। एक नई प्रक्रिया से लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई देता है। इससे यही कहा जाता है द्वितीय नगरीयकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन। इसका प्रमुख क्षेत्र गंगा की घाटी और आसपास के क्षेत्र थे। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है जिस कारण इसका नगरीकरण हुआ, जिसमें लोहे का उपयोग ज्यादा होने लगा, कृषि का विस्तार हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, व्यापार और शिल्प में बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। इसके साथ साथ हम 11वां देखेंगे, व्यापार और अर्थव्यवस्था। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इसका नगरीकरण तेजी से हुआ। और व्यापार और अर्थव्यवस्था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक में देखेंगे। महाजनपद काल में अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जो मुख्य कार्य थे इसमें कृषि था, या आधार, या इसका आर्थिक आधार यही था। व्यापार में स्थायी और दूरदर्शी व्यापार बढ़ा। इसमें शिल्प मुख्य व्यापार था। कई प्रकार के कारीगर विकसित हुए। इसमें सिक्कों का विस्तार हुआ। इस काल में आहत मुद्राएं महत्वपूर्ण थी। प्राचीन भारत में भारत की प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली यही थी। महत्वपूर्ण मुद्राओं में आहत मुद्राएं, आहत आहत मुद्राएं थी। कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था इनका, इसके बारे में हम देखेंगे। राज्यों की शक्ति बढ़ने के साथ साथ व्यवस्था भी विकसित हुई। राज्यों की शक्ति जब बढ़ी तो व्यवस्था भी विकसित हुई, जिस कारण टैक्सेशन का सिस्टम जो लगाया गया उसको हम देखेंगे। राज्य किसानों और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर कर प्राप्त करते थे। राज्य जो है टैक्स लेने लगे, कर लेने लगे अन्य आर्थिक गतिविधियों पर, जैसे सेना चलाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए, किला बनाने के लिए, राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इन सब चीजों के योगदान के लिए राज्य से छोटा छोटा, थोड़े थोड़े भाग में कर लेने लगे।
जिससे राज्य व्यवस्था बनाए रखना संभव हुआ। महाजनपदों के बीच संघर्ष कहां-कहां हुए? सभी महाजनपद जो थे 16 वो शांतिपूर्वक नहीं रहते थे। उसमें भूमि, संसाधन, व्यापारिक मार्ग, सारी चीजें अलग-अलग तरीके से थी। कहीं किसी चीज को लेकर विवाद होता था, कहीं किसी चीज को। राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर भी संघर्ष होते थे। कोई कहता था हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, कोई कहता था हमारे हाथ में। धीरे-धीरे कुछ राज्य महत्वपूर्ण शक्तिशाली बन गए। इसी में छोटे राज्य, बड़े राज्यों, जो बड़े राज्य थे वो छोटे राज्यों पर कब्जा करके एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे, जिसमें मगध का नाम आता है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बना जिसमें उपजाऊ भूमि थी, लोहे के संसाधन अतिरिक्त थे और हाथियों की उपलब्धता अच्छी थी। नदियों का लाभ हुआ। रणनीतिक स्थिति इसकी मजबूत थी। सक्षम शासक इसका शासक था, जैसे कारण बने। जैसे इसके सक्षम कारण थे। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ में दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके और भी वीडियो और क्लासेस देख सकते हैं। डेली क्लासेस अपलोड होती हैं आपकी। कुछ आगे पीछे हो सकता है सब्जेक्ट को लेकर क्लासेस का, लेकिन अपलोड डेली किया जाता है। धन्यवाद।